बच्चों, पिछले के लेक्चर में हमने आपको बताया था कि राजनीति क्या है, और मैं समझता हूँ कि वो बात स्पष्ट हो गई होगी कि राजनीति किसे कहते हैं। राजनीति की इन्हीं समस्त बातों का एक निश्चितता के साथ जिस विधा में अध्ययन किया जाता है उसी को राजनीति विज्ञान कहते हैं। वास्तव में विज्ञान की जो परिभाषा है कि सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो राजनीति से संबंधित जितने भी ज्ञान हैं उनको एक सुव्यवस्थित स्वरूप में, एक निश्चितता के साथ, एक क्रम में जिस समाज शास्त्रीय विषय में अध्ययन किया जाता है उसी का नाम है राजनीति शास्त्र। जहाँ तक मैंने प्रारंभ में ही आपसे कहा था कि शाब्दिक अर्थ की दृष्टि से राजनीति शास्त्र को इंग्लिश में पॉलिटिक्स कहते हैं, अब पॉलिटिकल साइंस कहा जाने लगा है, लेकिन अरस्तु इसको पॉलिटिक्स ही कहता था। और पॉलिटिक्स शब्द की व्युत्पत्ति जो हुई है वह पोलिश शब्द से हुई है, और पोलिस का अर्थ है नगर या राज्य। अर्थात राजनीति शास्त्र एक ऐसा विषय है जिसमें राज्य का अध्ययन किया जाता है, और प्रारंभिक समय में बहुत वर्षों तक यही मानकर चला जाता रहा कि राजनीति शास्त्र एक ऐसा विषय है जिसमें राज्य का अध्ययन किया जाता है। गार्नर की परिभाषा है कि राजनीति शास्त्र का शुरुआत और अंत राज्य से होता है। पॉलिटिकल साइंस बिगिंस एंड एंड्स विथ स्टेट, मतलब एक ऐसा विषय जो राज्य से ही शुरू होता है और राज्य पर ही खत्म होता है, और माना यह जाता रहा कि राज्य का ही अध्ययन कर लेने भर से राजनीति शास्त्र अपना संपूर्ण अध्ययन कर लेता है। लेकिन कालांतर में दूसरे राजनीतिक शास्त्रियों का वर्ग आया और जिसने इस बात पर कड़ी आपत्ति की कि राजनीति शास्त्र में राज्य का अध्ययन किया जाता है। उनका यह मानना था कि वास्तव में राजनीति शास्त्र में राज्य का नहीं बल्कि सरकार का अध्ययन होना चाहिए। सरकार का अध्ययन इसलिए, उनका यह कहना था कि राज्य एक अमूर्त संस्था है, राज्य स्वयं से कुछ नहीं कर सकती है। राज्य के समस्त क्रियाकलापों का संचालन सरकार करती है। तो ऐसे में अगर सब कुछ सरकार करती है तो राजनीति शास्त्र में अध्ययन सरकार का होना चाहिए, न कि राज्य का होना चाहिए। और यहीं से राजनीति शास्त्र के बारे में माना जाने लगा कि एक ऐसा विषय है जो सरकार का अध्ययन करता है। तो अब राजनीति शास्त्र में सिर्फ सरकार का अध्ययन किया जाने लगा। लेकिन कालांतर में परिस्थितियां फिर बदली, और बदली हुई परिस्थितियों में पुनः यह बात सामने आई कि वास्तव में राजनीति शास्त्र में सिर्फ सरकार का अध्ययन कर लेना भी कहीं न कहीं विषय को एकांगी बनाना है। क्योंकि कुछ राजनीतिक शास्त्रियों का यह मानना था कि राज्य के अस्तित्व के बिना सरकार का अस्तित्व होगा यह संभव नहीं है। इसलिए हम सरकार का ही सिर्फ अध्ययन करें यह उचित नहीं है। और वहीं दूसरी ओर वो इस बात से भी नहीं इनकार कर रहे थे कि सरकार के बिना राज्य अपने क्रियाकलापों का संचालन कर सकता है। कहने का मतलब यह था कि राज्य भी महत्वपूर्ण था और सरकार भी महत्वपूर्ण थी। तो इन राजनीतिक शास्त्रियों का यह मानना था कि राजनीति शास्त्र में राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन किया जाना चाहिए। सिर्फ एक का अध्ययन कर लेने भर से राजनीति शास्त्र
अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाता है, यह अपनी समग्रता को प्राप्त नहीं कर पाता है। और यहीं से जो एक नया तथ्य आया कि राजनीति शास्त्र में राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन किया जाएगा। तो आपने देखा प्रारंभिक दौर में राज्य का अध्ययन, उसके बाद सरकार का अध्ययन और उसके बाद राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन। कुछ दिनों के बाद काफ़ी समय तक यह माना जाता रहा कि राजनीति शास्त्र में, राजनीति विज्ञान में राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन किया जाएगा। लेकिन इसके बाद एक नई स्थिति पुनः उत्पन्न हुई और माना यह जाने लगा कि वास्तव में राज्य और सरकार का अध्ययन करना यह कहाँ तक समीचीन है। क्या इन्हीं दोनों के अध्ययन कर लेने से राजनीति शास्त्र अपनी समग्रता को पा ले रहा है? और इसका जवाब आया नहीं, इसलिए कि वास्तव में राजनीतिक शास्त्रियों ने यह विचार किया कि राज्य की इकाई क्या है। तो जवाब मिला व्यक्ति है। व्यक्तियों के समूह से ही राज्य का निर्माण होता है, और यदि राज्य का अध्ययन किया जा रहा है और व्यक्ति का अध्ययन नहीं किया जा रहा है तो निश्चित रूप से राज्य का अध्ययन अधूरा है। और यहीं पर आकर बच्चों राजनीति शास्त्र में मानवीय तत्व को भी जोड़ा गया। अब यह कहा जाने लगा कि राजनीति शास्त्र सरकार का अध्ययन करती है, राज्य का अध्ययन करती है और मानवीय तत्व का भी अध्ययन करती है। तो यहाँ आकर यह माना गया, अब जो परिभाषा दी गई वो ये माना गया कि इन तीनों के समावेश के आधार पर ही राजनीति शास्त्र को परिभाषित किया जा सकता है। राजनीति शास्त्र की परिभाषा को लेकर, उसके दृष्टिकोण को लेकर एक व्यवहारवादी उपागम भी है जिसका कि अध्ययन आपको करना है। वास्तव में व्यवहारवादी उपागम द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का उपागम है, और आप जानते होंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में समाप्त हुआ था। और यह द्वितीय विश्व युद्ध बच्चों पूर्व के युद्धों से कई मायने में काफी भिन्न था। इस द्वितीय विश्व युद्ध में इतने अपार धनजन की हानि हुई थी, इतने लोग मारे गए थे, इतना व्यापक नुकसान हुआ था, इतना विध्वंस हुआ था दुनिया में जिसकी कि कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी। और इन चीज़ों के साथ साथ एक बात और हुई थी, वह थी परमाणु बम का इस्तेमाल। आप जानते होंगे कि जापान के दो शहरों नागासाकी और हिरोशिमा, इन दोनों शहरों पर अमेरिका ने परमाणु बम फेंका था। जापान हतप्रभ था और दुनिया आश्चर्यचकित थी। किसी ने कल्पना ही नहीं की थी कि बम ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा बम होने का मतलब क्या था कि युद्ध का स्वरूप अत्यंत भयंकर और विध्वंसकारी हो चुका था। अब संघर्ष सामान्य संघर्ष नहीं रह गए थे। अब राज्यों के मतभेदों की अनदेखी नहीं की जा सकती थी। अब जरूरत इस बात की थी कि इन चीजों पर एक रोक लगाई जाए, और इसकी जिम्मेदारी अगर किसी की थी तो राजनीति शास्त्र की थी, क्योंकि राजनीति शास्त्र, राजनीति विज्ञान ही राज्य से संबंधित विभिन्न पक्ष और पहलुओं का अध्ययन कर रहा था। और इस अध्ययन के बाद जो एक सिद्धांत निर्माण की प्रक्रिया इसमें चल रही थी, और इन सिद्धांतों के आधार पर एक जो स्वाभाविक सी अपेक्षा थी कि दुनिया भर के राज्य इन सिद्धांतों का अनुसरण करेंगे और इसके मार्फत दुनिया में शांति स्थापित की जा सकेगी, वो नहीं हो रहा था। अतीत से लेकर आज तक संघर्ष लगातार हो रहे थे, युद्ध लगातार हो रहे थे, और परिणाम युद्ध समय के साथ साथ अत्यंत भयंकर होते जा रहे थे। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की स्थिति की परिकल्पना करना वास्तव में यह होश उड़ा देने वाला था। कल्पना करके लोग सिहर जाते थे कि अगर तृतीय विश्व युद्ध हो गया तो फिर क्या होगा, कुछ भी नहीं बचेगा।
न कोई जीतने वाला बचेगा न कोई हारने वाला बचेगा, क्योंकि बम इतने विध्वंसक बनाए जा चुके थे, इस्तेमाल कोई भी करे समूल नाश दुनिया का होगा। और यही से बच्चों व्यवहारवादी क्रांति होती है। व्यवहारवादी क्रांति का मतलब था कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत थे जो हमारे, जो अतीत के सिद्धांतों के आधार पर राज्य और विश्व की व्यवस्थाओं को संचालित करने का जो प्रयास किया जा रहा था, कहीं न कहीं इस बात का स्पष्ट संकेत मिल रहा था कि ये राजनीतिक सिद्धांत असफल हो रहे हैं। असफल इसलिए कहा जा रहा है इनको कि अगर सिद्धांत सफल होते तो राज्य मनमाना आचरण न करते, और राज्य अगर मनमाना आचरण न करते तो राज्यों के बीच मतभेद न होता, और अगर राज्यों के बीच मतभेद न होता तो राज्य संघर्ष न करते, और संघर्ष राज्य न करते तो विश्व युद्ध जैसे युद्धों की परिणति न होती। तो राज्यों के व्यवहारों को कहीं न कहीं मर्यादित करना था, और मर्यादित करने की जिम्मेदारी राजनीतिक सिद्धांतों की थी। और राजनीतिक सिद्धांत परंपरागत चिंतन के माध्यम से जिस तरह के बनकर आ रहे थे, निश्चित रूप से वह सिद्धांत अपने उद्देश्यों में असफल हो रहे थे। इसलिए व्यवहारवादी क्रांति के फलस्वरूप यथार्थवादी चिंतन प्रकाश में आया, और उस यथार्थवाद ने कहीं न कहीं राजनीति के प्राचीन सिद्धांतों पर एक क्वेश्चन मार्क लगाया, और उसने प्रारंभिक तौर पर राजनीति शास्त्र की विषय वस्तु को परिवर्तित कर दिया। उसने कहा कि राजनीति शास्त्र में जो यह माना जाता रहा है कि राज्य का अध्ययन, सरकार का अध्ययन और मानवीय तत्व के अध्ययन में उसके राजनीतिक क्रियाकलापों का अध्ययन यह जो किया जाता है, यह वास्तव में पर्याप्त नहीं है। क्योंकि राजनीति शास्त्र को अगर अब इस रूप में सीमित किया जाएगा, मानव के राजनीतिक क्रियाकलापों का अध्ययन सिर्फ राजनीति शास्त्र में अगर किया जाएगा, तो निश्चित रूप से यह विषय अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसलिए नहीं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के हालात और परिस्थितियों ने इस बात का स्पष्ट संकेत कर दिया था कि सिर्फ राजनीतिक क्रियाकलापों का ही असर राजनीति पर नहीं पड़ता है, सामाजिक क्रियाकलापों का भी असर राजनीति पर पड़ता है, और आर्थिक क्रियाकलापों का भी असर राजनीति पर पड़ता है। तो अगर इन चीजों का भी असर राजनीति पर पड़ता है, तो मानव के सिर्फ राजनीतिक क्रियाकलापों का अध्ययन अगर राजनीति शास्त्र में किया जाएगा तो शेष चीजें तो छूट जाएंगी। अगर शेष चीजें विषय के अध्ययन के लिहाज से छूट जाएंगी तो विषय की जो फाइंडिंग होगी, जो निष्कर्ष होगा, वह सही नहीं होगा। अगर वह सही नहीं होगा तो उसके सिद्धांत सही नहीं होंगे, और सिद्धांत सही नहीं होंगे तो निश्चित रूप से दुनिया में संघर्ष बना रहेगा। इसलिए व्यवहारवाद ने इस बात को जोड़ा कि मनुष्य के राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक क्रियाकलापों को भी इसमें सम्मिलित किया जाएगा, और इन समस्त चीजों का भी अध्ययन इसमें किया जाएगा, तो कहीं जाकर यह विषय अपनी समग्रता को प्राप्त कर पाएगा और अपने विहित लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल हो पाएगा। कालांतर में बच्चों आधुनिक दृष्टिकोण आता है राजनीति शास्त्र का, और इस आधुनिक दृष्टिकोण के बारे में मैं आपसे इतना ही कह दूं कि आधुनिक दृष्टिकोण इन सब से भी आगे निकलते हुए सीधी सीधी एक लाइन की बात कहता है कि राजनीति शास्त्र में राज्य, सरकार, मानवीय मूल्य, मानव के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक क्रियाकलापों के अतिरिक्त हर एक उस बात का अध्ययन किया जाएगा जो राजनीति को प्रभावित करती होगी। अब आप समझ सकते हैं कि राजनीति शास्त्र विषय की व्यापकता कितनी बड़ी होगी। विषय जो शुरू होता है राज्य के अध्ययन से, बाद में सरकार का अध्ययन किया जाता है, बाद में राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन किया जाता है, बाद में मानव का भी अध्ययन किया जाता है, बाद में मानवीय तत्व के साथ राजनीतिक क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है, और उसके बाद राज्य, सरकार, मानवीय तत्व, मानव के राजनीतिक क्रियाकलाप के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक पक्ष और पहलुओं का भी अध्ययन किया जाता है, और अंततः यह कहा जाता है हरेक वह बात, हरेक वह तथ्य जो राजनीति को प्रभावित करते होंगे, उनका अध्ययन राजनीति शास्त्र में किया जाएगा, तो ही जाकर यह विषय अपनी समग्रता को प्राप्त करेगा। तो
इस रूप में राजनीति शास्त्र को परिभाषित किया गया। अब अगर परिभाषा के लिहाज से मैं आपसे कहूँ कि राजनीति शास्त्र की परिभाषा क्या है, तो आप कहें कि राजनीति शास्त्र एक ऐसा विषय है जिसमें राज्य का अध्ययन किया जाता है, जिसमें सरकार का अध्ययन किया जाता है, जिसमें मानवीय मूल्य का अध्ययन किया जाता है, जिसमें मानव के राजनीतिक क्रियाकलापों का अध्ययन किया। इस तरह से परिभाषा काफ़ी लंबी हो जाती है। एक लाइन की बात आप कह दो कि राजनीति शास्त्र एक ऐसा विषय है जिसमें दुनिया में घटित होने वाली हर एक वह घटना जो राजनीति को प्रभावित करती है वह राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत आती है। यही है संक्षिप्त रूप से राजनीति शास्त्र की परिभाषा। अब आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं राजनीति शास्त्र का विषय क्षेत्र क्या है। बच्चों, राजनीति शास्त्र का विषय क्षेत्र अत्यधिक व्यापक है। इतना व्यापक है जिसकी सीमा ही नहीं है। आप जानते होंगे इस विषय की जो शुरुआत हुई थी, प्रारंभिक दौर में जब विषय शुरू हुआ था तो ये कोई विषय ही नहीं था। राजनीति शास्त्र को एक पृथक या स्वायत्त विषय माना ही नहीं जाता था। भारतीय संदर्भ से अगर आप इस बात को देखें, आपने कौटिल्य का नाम सुना होगा, चाणक्य, आचार्य विष्णुगुप्त। कौटिल्य ने एक बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी है, ग्रंथ लिखा उन्होंने, जिसका नाम है अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र में जानते हैं आप, राजनीतिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। क्या संकेत करता है ये कि राजनीति शास्त्र एक स्वतंत्र विषय नहीं था। राजनीति शास्त्र का अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाता था, यानी अर्थशास्त्र का एक सहायक विषय था, कोई स्वतंत्र विषय सामग्री इसके पास नहीं थी। पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन को अगर आप देखें तो प्लेटो को जानते होंगे आप। प्लेटो ने भी राजनीति शास्त्र के लिए अलग विषय सामग्री कहीं से नहीं ढूंढने की कोशिश की। कभी उसने नहीं माना कि यह एक स्वतंत्र विषय है, बल्कि उसने क्या कहा, उसने कहा कि नीति शास्त्र का सहायक विषय है, इथिक्स का सहायक विषय है। इसीलिए आप आगे चलकर जब प्लेटो के राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे तो आप देखेंगे उसमें राजनीति की बातें कम और नैतिकता की बातें ज़्यादा दिखाई। ये शुरुआत थी इस विषय की, एक ऐसी शुरुआत जहाँ पर इस विषय के लिए विषय सामग्री ही नहीं थी, विषय के रूप में इसको मान्यता ही नहीं मिलती थी। लेकिन कालांतर में राज्य का अध्ययन किया जाने लगा। यहीं से विषय सामग्री की शुरुआत होती है कि राजनीति शास्त्र के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत राज्य आता है। राज्य में क्या, राज्य का अध्ययन राजनीति शास्त्र 3 मोटे भागों में करता है। राज्य के अतीत का अध्ययन, राज्य के वर्तमान का अध्ययन और राज्य के भविष्य का अध्ययन। ये 3 भागों में राज्य का अध्ययन राजनीति शास्त्र करता है। अतीत का अध्ययन कि अतीत का राज्य कैसा था, राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, यह स्वाभाविक रूप से बन गया, इसका निर्माण किया गया, यह दैवीय शक्ति के नाते है या लोगों ने आपसी समझौते के नाते इसको बना लिया। इस तरह के जो भी तमाम प्रश्न राज्य की उत्पत्ति को लेकर होते हैं, उन सभी का अध्ययन राजनीति शास्त्र राज्य के अतीत के संदर्भ में करता है। अतीत के राज्य कैसे थे, राज्य की स्थितियां कैसी थी, लोगों का जीवन कैसा था, लोग जीवन यापन करते कैसे थे, सरकारें कैसी थी, उन सरकारों का दायित्व कैसा था, शासन व्यवस्थाएं कैसी थी, इन सभी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। ये राज्य के अतीत के अध्ययन में आता है। फिर राज्य के वर्तमान का अध्ययन कि अतीत से होता हुआ राज्य वर्तमान स्वरूप तक कैसे पहुंचा, और आज पहुंचने के बाद अतीत के राज्य के साथ जब उसकी तुलना की जाती है तो एक तुलनात्मक अध्ययन करके हम देखते हैं कि अतीत के राज्य और आज के राज्य में क्या अंतर है, और यह अंतर श्रेयस्कर है, बेहतर है, यदि हाँ तो इसको और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। अतीत से ही हम सबक लेते हैं और वर्तमान की हम नींव डालते हैं। तो वर्तमान
राज्य के स्वरूप का अध्ययन यह करता है। और अतीत के राज्य और वर्तमान के राज्य में एक बड़ा लंबा विकास क्रम है। राज्य की जो शुरुआत होती है, अतीत के राज्य का जो अध्ययन हम करते हैं, कहाँ से करते हैं? अरस्तु राज्य की परिभाषा करते हुए क्या कहता है? राज्य क्या है? परिवारों और गांवों का एक समुदाय है। प्लेटो क्या कहता था राज्य के बारे में? व्यक्ति का बृहत्तर स्वरूप ही राज्य है। और प्लेटो से जब पूछा गया कि राज्य की आबादी कितनी होनी चाहिए, तो उसने कहा 5040। अब आप कल्पना करिए कि राज्य का स्वरूप कैसा था। कितने छोटे छोटे राज्य थे, नगर राज्य, और नगर राज्यों से होते हुए आज राष्ट्रीय राज्य। और नगर राज्य पर भी व्यक्ति एकाएक नहीं पहुंचा है। और उसको अगर फिर से आप याद करिए, परिवारों और गांव का समुदाय है, मतलब क्या कि कुछ व्यक्तियों का समूह मिलकर राज्य बना देता है। और राज्य का विकास जो हुआ है निश्चित रूप से एक व्यक्ति के साथ ही जुड़कर हुआ है, क्योंकि एक व्यक्ति, उसी एक व्यक्ति से क्या बना? परिवार बना। परिवार से क्या बना? जन बना। जन से क्या बना? कबीले बने। कबीले से क्या बना? नगर राज्य बना। और नगर राज्यों से क्या बना? आज के राष्ट्रीय राज्य बने। तो अतीत का अध्ययन और वर्तमान का अध्ययन, ये दोनों अध्ययन हम तुलनात्मक रूप से राजनीति शास्त्र के विषय क्षेत्र के अंतर्गत करते हैं। फिर राज्य के भविष्य का अध्ययन। इसमें भविष्य का राज्य कैसा होगा? बच्चों, एक चीज आप जानते रहे, राज्य को एक जीवित संस्था माना जाता है। राज्य निर्जीव नहीं माना जाता है, सजीव माना जाता है। और अगर यह सजीव है तो सजीव की एक प्रकृति होती है, वह परिवर्तनशील होता है, उसमें परिवर्तन होता है। जड़ जो है, निर्जीव जो है, वह स्थूल होता है, उसमें परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन सजीव है तो वह परिवर्तित होगा। तो राज्य एक सजीव है, और यदि सजीव है तो परिवर्तन होगा। और परिवर्तन किस रूप में होगा? आज जो राज्य का स्वरूप है वो कल नहीं रहेगा, वो बदलेगा। उसकी सजीवता के नाते, उसकी जीवंतता के नाते वह स्वरूप बदल जाएगा। एक यह, और दूसरा, अतीत का राज्य अगर स्थिर नहीं रहा, अपने स्वरूप को बरकरार नहीं रखा, और बदले हुए हालात और परिस्थितियों में अतीत का राज्य आज राष्ट्रीय राज्य तक आ गया, तो इसी क्रम में यह राष्ट्रीय राज्य भी कल एक दूसरा स्वरूप धारण कर लेगा। और ये दूसरा स्वरूप क्या होगा? विश्व राज्य। जो कल्पना चल रही है, जो काम चल रहा है, वह विश्व राज्य पर काम चल रहा है कि आज के राष्ट्रीय राज्य कल भविष्य में विश्व राज्य हो जाएंगे। मतलब पूरी दुनिया ही एक राज्य हो जाएगी। और जिस दिन बच्चों ऐसा हो गया, उस दिन दुनिया से संघर्ष समाप्त हो जाएंगे, फिर दुनिया में संघर्ष नहीं बचेगा। तो राजनीति शास्त्र के विषय क्षेत्र के अंतर्गत राज्य का अध्ययन किया जाता है, और राज्य का अध्ययन अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों ही रूपों का अध्ययन किया जाता है कि अतीत का राज्य कैसा था, वर्तमान का राज्य कैसा है, और भविष्य का राज्य कैसा होगा। हम इन तीनों चीज़ों का अध्ययन इसमें करते हैं, इसके विषय क्षेत्र के अंतर्गत करते हैं। अगला अध्ययन जो किया जाता है वह है सरकार का अध्ययन। सरकार के अध्ययन के संदर्भ में आप इस बात को जान लें कि राजनीति शास्त्र तुलनात्मक रूप से सरकारों का अध्ययन करती है कि वास्तव में सरकार कौन सी अच्छी होती है। राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, अधिनायक तंत्रीय शासन व्यवस्था, कुलीन तंत्रीय शासन व्यवस्था, धनिक तंत्रीय शासन व्यवस्था, लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था, भीड़ तंत्रीय शासन व्यवस्था, एक व्यक्ति का शासन, कुछ लोगों का शासन, बहुतों का शासन, विभिन्न स्वरूप हो सकते हैं सरकार के। ये विभिन्न स्वरूप किस हद तक राज्य के लिए बेहतर साबित हो सकते हैं, सरकार के तहत हम राजनीति शास्त्र में इन चीजों का अध्ययन करते हैं।
कि सरकार का स्वरूप कैसा होना चाहिए, सरकार के पास कितनी शक्तियां होनी चाहिए, सरकार के कौन से कार्य अनिवार्य होने चाहिए, सरकार कौन से कार्य ऐच्छिक रूप से करने चाहिए, सरकार को राज्य के अंदरूनी हालात को बेहतर रखने के लिए किस तरह की नीतियां और कार्यक्रम बनाने चाहिए, पर राष्ट्रों के साथ सरकार को किस तरह की नीतियों का अनुसरण करना चाहिए, और ऐसा करने में कौन सी सरकार ज़्यादा सक्षम हो सकती है, इन संभावनाओं पर भी हम विचार करते हैं। तो राजनीति शास्त्र के विषय क्षेत्र के अंतर्गत हम सरकार का भी अध्ययन करते हैं कि सरकार कौन सी बेहतर है और कौन सी बेहतर होगी। बच्चों देखिए, इसका जवाब जो है कि सरकार का कौन सा स्वरूप अच्छा है, ये निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है। जिस देश के जैसे हालात और परिस्थितियां रहती हैं उसके हिसाब से उस देश में उस तरह का शासन ही श्रेयस्कर होता है। वह एक व्यक्ति का भी शासन होता है, हो सकता है, राजतंत्रीय शासन भी हो सकता है, और वह अधिनायक तंत्रीय शासन भी हो सकता है। तो इस बात को मैं फिर कभी आपसे शेयर करूंगा कि सरकार कैसी होनी चाहिए, शासन कैसा होना चाहिए, लेकिन फिलहाल यहाँ राजनीति शास्त्र के विषय क्षेत्र के अंतर्गत हम सरकार का अध्ययन करते हैं। इसके बाद हम राजनीति शास्त्र में तमाम राजनीतिक संगठनों का भी अध्ययन करते हैं। वे राजनीतिक संगठन जो कुछ अपनी नीतियां और कार्यक्रम बना के राज्य के राजनीतिक माहौल को प्रभावित करते हैं, उन राजनीतिक संगठनों का भी अध्ययन हम राजनीति शास्त्र के विषय क्षेत्र के अंतर्गत करते हैं। गैर राजनीतिक संगठनों का भी अध्ययन इसमें किया जाता है। मैंने आपसे प्रारंभ में ही कहा था कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक संगठन या राजनीतिक व्यक्ति या राजनीतिक क्रियाकलाप ही राज्य और राज्य की नीतियों को प्रभावित करते हैं। गैर सरकारी संगठन भी राज्य की नीतियों को प्रभावित करते हैं, और यदि ऐसा होता है तो गैर सरकारी संगठनों का भी अध्ययन इसमें किया जाता है। इसके अलावा बच्चों दबाव समूह और हित समूहों का भी अध्ययन इसमें किया जाता है। दबाव समूह और हित समूह क्या है? ये गैर राजनीतिक संगठन है जो विशुद्ध रूप से अपने स्वार्थों पर आधारित संगठन होते हैं, लेकिन अपनी मांगों को लेकर, अपने अधिकारों को लेकर जब यह सड़कों पर उतरते हैं तो राज्य को, सरकार को अपनी नीतियों में परिवर्तन करना पड़ता है और उनकी बातों को मानना पड़ता है। तो कहीं न कहीं से राजनीति को ये भी प्रभावित करते हैं, और अगर राजनीति को ये प्रभावित करते हैं, ये राजनीति शास्त्र के विषय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का भी अध्ययन किया जाता है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध निहायत महत्वपूर्ण विषय है। राष्ट्र विदेश नीति बनाता है, विदेश नीति का भी अध्ययन इसमें किया जाता है, और विदेश नीति के अध्ययन के माध्यम से हम किसी भी राष्ट्र के चाल चरित्र और व्यवहार के बारे में आकलन करते हैं कि राष्ट्र की सोच क्या है, इसका उद्देश्य और लक्ष्य क्या है, यह किस कार्यशैली को अपनाकर कहाँ तक अपने राष्ट्रीय हितों को पूरा कर सकता है, और ये विदेश नीति अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को किस हद तक प्रभावित करेगी। इसका भी अध्ययन हम राजनीति शास्त्र के विषय क्षेत्र के अंतर्गत करते हैं। तो विदेश नीति का भी अध्ययन होता है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का भी अध्ययन इसमें होता है। अखिल वैश्विक संगठनों का भी अध्ययन इसमें किया जाता है, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ का भी अध्ययन इसमें किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कैसे हुई, उसकी नीतियां और कार्यक्रम क्या हैं, उसके उद्देश्य क्या हैं, और अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में वो कहाँ तक सफल रहा है, क्या कमियां रही हैं, उन कमियों का रिमूवल कैसे होगा, ये सारी चीज़ों का अध्ययन भी हम राजनीति शास्त्र में करते हैं। बच्चों, इस तरह से मैं अगर आपसे कहूँ कि राजनीति शास्त्र के विषय क्षेत्र में क्या क्या आता है, और ऐसे मैं नाम जुड़ाता जाऊँ आपसे, बहुत सी चीज़ें जुड़ती चली जाएंगी, अथाह चीज़ें जुड़ती चली जाएंगी। जो कुछ भी दिखेगा आपको, आप महसूस करोगे कि हाँ, यह भी तो राजनीति शास्त्र के विषय क्षेत्र के अंतर्गत आता है।
राजनीतिक क्रियाकलाप, सामाजिक क्रियाकलाप, आर्थिक क्रियाकलाप, सांस्कृतिक क्रियाकलाप, यहाँ तक खेल भी राजनीति के अंतर्गत, राजनीति शास्त्र के विषय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब आप सोचते होंगे खेल खेल के बारे में तो यह कहा जाता है भैया खेल और राजनीति का कोई संबंध नहीं है, राजनीति अपनी जगह, खेल अपनी जगह होता है। खेल भी राजनीति को प्रभावित करता है। अब आप पूछो कैसे? मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको दे रहा हूँ। भारत और पाकिस्तान के राजनीतिक संबंधों के बारे में अगर आपको जानना है तो मैं 2-3 क्राइटेरिया आपको बता रहा हूँ। अगर पाकिस्तान की टीम भारत में आकर खेल रही हो या भारत की टीम पाकिस्तान में जाकर खेल रही हो क्रिकेट टीम, तो आप मान लीजिए कि दोनों देशों के राजनीतिक संबंध बेहतर हैं। और भारत की क्रिकेट टीम और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम शारजाह और टोरंटो में मैच खेल रही हो, आप मान लीजिए कि राजनीतिक संबंधों में खटास है, तनाव है, लेकिन स्थिति नियंत्रण में है। और यदि भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच खेला ही न जा रहा हो तो यह स्पष्ट है कि भारत और पाकिस्तान के राजनीतिक संबंध ठीक नहीं हैं, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। तो है तो क्रिकेट का खेल, लेकिन एनालिसिस किस बात की मिल रही है? राजनीति की। तो बच्चों, मैं ये बात आपसे इसलिए कहा कि राजनीति शास्त्र के विषय क्षेत्र में क्या क्या आता है, मैं अगर सूची बनाने लगूंगा आपसे और चीज़ों का नाम बताने लगूंगा तो ये फहरिस्त बड़ी लंबी हो जाएगी, इतनी लंबी जिसको लिख पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो फिर क्या कहा जाए कि राजनीति शास्त्र का विषय क्षेत्र क्या है? आप एक लाइन की बात कह दो कि दुनिया में घटने वाली हर एक घटना, इस दुनिया में घटने वाली हर एक वह घटना जो राजनीति को प्रभावित करती होगी वो राजनीति शास्त्र के विषय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो बच्चों, संक्षिप्त रूप से ये था राजनीति शास्त्र का अर्थ और उसका विषय क्षेत्र। फिर मैं आऊँगा तो अपने अगले लेक्चर पर आपको एक नई चीज़ बताऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।